देखें, ये मिनी बजट शुरुआत है उन कंडीशंस को पूरा करने के लिए जिनको पूरा करना जरूरी है पाकिस्तान के लिए अगर आईएमएफ प्रोग्राम को बहाल करना है। जब तक वो प्रोग्राम बहाल नहीं होगा तो पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस की तरफ जाता रहेगा। अब ये शुरुआत है, इसके बाद इससे पहले ऑलरेडी गैस सेक्टर में तो प्राइस एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। अब हम आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजली की साइड पे भी कुछ प्राइस एडजस्टमेंट्स आनी है और उसके बाद फिर मजीद पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं उनमें भी कुछ आनी है। अभी मैं इसकी डिटेल्स जो देख रहा था, मुझे पेट्रोल और डीजल पे तो नजर नहीं आया कि जीएसटी लगा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था इस मौजू पे और इस मौके पे, लेकिन फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। एंड तो अभी फिलहाल जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस एडजस्टमेंट होएगी उसमें हमें देखना होगा कि अगर ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को मजीद और बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, और नंबर 2 हमें देखना होगा कि जो अभी डिवैल्यूएशन हुई है लास्ट, उसका इम्पैक्ट अभी तक प्राइसेस में वो नहीं किया गया फैक्टर इन, तो वो भी किया जाएगा। कुछ जो रिपोर्ट्स हैं जो मैं देख रहा हूं उनमें एस्टिमेट्स जो नजर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस मिसाल के तौर 30 से लेके 50 रुपए पर लीटर के दरमियान कोई ना कोई इम्पैक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसमें टैक्स का कंपोनेंट कितना हो, डिवैल्यूएशन का कंपोनेंट कितना हो, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हमें क्या मिली हैं इन द प्रीसीडिंग 2 मंथ्स। आज 15 तारीख है, मेरे ख्याल में आज रात को ही आनी है या कल तक आ जानी चाहिए जो लेटेस्ट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, लेकिन वो तो करनी होगी, वो तो होएगा एक। तो यहां से कहानी रजा शुरू होएगी। आईएमएफ की प्रोग्राम की बहाली जो है वो शुरुआत है, जो वो पहला स्टेप है जो पाकिस्तान ने लेना है अपनी मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद अगला स्टेप जो लेना है वो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कमिटमेंट्स उन्होंने ली हुई हैं, गवर्नमेंट ने ली हुई है सऊदी अरब और यूएई से, उनको कंप्लीट करना और वहां से जो इनफ्लोज हैं उनको अनलॉक करके पाकिस्तान में लाना। तो तकरीबन कोई 2 या 3 अरब डॉलर में बताया जा रहा है वहां से भी आने हैं। और ये सारे स्टेप्स करने के बाद बेसिकली जून तक जो मोहलत है वो पाकिस्तान खींच के हासिल कर लेगा। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है मिनी बजट के अलावा, और जिसको साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, इन 2 खबरों को साथ जोड़ के देखना बहुत जरूरी है कि मूडीज ने जो कहा है कि पाकिस्तान की रेटिंग्स जो है वो डाउनग्रेड की जा रही है, और उसमें आप डिटेल में अगर देखें उस स्टेटमेंट में तो वो कहते हैं कि 2024 तक, जून 2024 तक पाकिस्तान के हालात जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे। एंड दैट इज माइंड यू अ गुड केस सिनेरियो कि अगर पाकिस्तान सारे शराइत पूरी करता रहे, अगर पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम को बहाल करके उसके साथ साथ रहे, अगर जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कमिटमेंट्स हैं वो आ जाएं और मजीद जिनकी रिक्वायरमेंट होएगी जून 2023 के बाद वो भी लाइन अप हो जाएं, तो एट बेस्ट हम ये होप कर सकते हैं कि जो फिलहाल सूरत हाल चल रही है इसी तरह पाकिस्तान चलता रहेगा जून 2024 तक, यानी कि 1.5 साल और खींचना है अभी इसी सिचुएशन को। तो इवन नाउ जो प्रोग्राम की बहाली की हम बात कर रहे हैं, और आगे जाके अगर मजीद हमें ये खबरें आए कि सऊदी अरब से इतने पैसे आ गए हैं, यूएई से इतने पैसे आ गए हैं, डॉलर जो है उसकी कदर लोकल मार्केट में थोड़ी गिर गई है, तो यस दैट मीन्स कि कुछ हद तक स्टेबिलिटी वापस आ रही है सिस्टम में, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि वी आर होम एंड स्कॉट फ्री। इसका ये मतलब है कि बेसिक स्टेबिलिटी जो है वो रिस्टोर करने में हम फिलहाल के लिए कामयाब हो गए हैं। एज द मूडी स्टेटमेंट सेज, the road ahead is a very long and a very difficult one for Pakistan, और वो अगर बेस्ट केस सिनेरियो में जून 2024 तक ही चलती है, we should not expect any kind of a measurable improvement in the economic situation before then. बिल्कुल खुरम, आपने अच्छा किया मूडीज की जो वो असेसमेंट है उसका जिक्र कर दिया। उसमें एक और जो हाईलाइट है उनका ये कहना है कि अभी 2023 के पहले हाफ में ही इन्फ्लेशन जो है वो 33% हो जाएगी, यानी कि अफराते ज़र जो है वो 33% को क्रॉस कर जाएगी। अभी तो हम 30% पे भी नहीं है, मेरे ख्याल से ऑफिशियली 27 या 28% का तखमीना लगाया जा रहा है पिछली जो कीमतों में इजाफा हुआ है।
तो ये 33% तो पहले हाफ में, इसका ये मतलब है कि ये मजीद अगर इस तरह से टैक्सेस का निफाज होता रहा तो ये तो फिर कहीं जाके 40 के करीब भी पहुंच सकती है साल में। जी हाँ, अगर आप बिल्कुल पहुंच सकती है। और इसमें जो सबसे जरूरी एलिमेंट होता है सीपीआई इन्फ्लेशन जी जो मेजर की जाती है, उसमें सबसे जो क्रिटिकल एलिमेंट होता है वो फूड इन्फ्लेशन का होता है। जी हाँ क्योंकि जो हमारा गरीब तबका है हमारे मुल्क का, उनके आधे से ज्यादा जो आमदनी है वो तो खाने पीने में खर्च होती है। तो सबसे ज्यादा हिट जो गरीब तबके को लगती है वो फूड इन्फ्लेशन में ही लगती है, और वो तो ऑलरेडी इज अबव 40%। फूड इन्फ्लेशन तो लास्ट जो रिलीज था उसमें कोई 42% ऑलरेडी चल रही थी। अब वो कहाँ जाके पहुंचेगी चीज, स्पेशली आफ्टर द पेट्रोल एंड डीजल प्राइस हाइक्स हैव गॉन थ्रू, and the impact of the devaluation has all been factored in. It's very difficult to say. लेकिन काफी हद तक तो आज जो आपने बात की है रजा के 40% नॉर्थ फॉर, आई थिंक द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, वो तो ऑलरेडी इस एरिया में पहुंच चुके हैं। महंगाई का ग्राफ भी अभी बहुत स्टीप है इन द मंथ्स टू कम। बिल्कुल बिल्कुल। जी सोलंकी साहब, आपका कोई जी मजीद जी सवाल है प्लीज? मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो आज इन्होंने कुछ चीजें की हैं कि जो हवाई जहाज़ों में सफ़र करने वाले जो अफराद हैं जो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में सफ़र करेंगे, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी के मद में या टिकट का 20% या 50,000 रुपए या दोनों में से जो ज्यादा होगा वो अदा करेंगे। इस तरह के जो इक़दामात हैं, इससे ये कितने पैसे जमा कर लेंगे? और फिर जिन चीजों पे इन्होंने टैक्स लगाया है कि जी ये लग्जरी आइटम्स हैं, उनमें से कितने आइटम्स ऐसे हैं जो कि लग्जरी आइटम है? मिसाल के तौर पर अगर जो पीने का पानी है, जो कि बुनियादी हक है लोगों का कि उनको साफ पीने का पानी मिलना चाहिए, जो रियासत फराहम नहीं कर सकती है और जिसके नतीजे में बहुत सी बीमारियां, वाटर बोर्न इलनेसेस आती हैं, तो अगर जो मिनरल वाटर जो है उस पर भी अगर आप टैक्स लगाएंगे और बढ़ाएंगे, तो ये किस हद तक दुरुस्त है कि जी आप सिर्फ जो है वो अमीर जो तबकात हैं उन पर टैक्स लगा रहे हैं? और ये 170 अरब रुपए का जो टीका है, क्या ऐसे कोई सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जहां पर आपको नजर आता है कि ये उनको कुछ कम कर सकते थे, कहीं और लगा सकते थे? सुलगी साहब, कम करने की गुंजाइश तो हमेशा होती है, और बर्डन को स्प्रेड किस तरह किया गया है इसके राउंड भी हमेशा होती तो है गुंजाइश। आई थिंक स्टेट का यहाँ पे व्यू ये होगा कि जो लोग बॉटल्ड वाटर पी रहे हैं वो लग्जरी आइटम ही है। वाटर इटसेल्फ में नॉट बी अ लग्जरी आइटम, बट बॉटल्ड वाटर इज, ब्रांडेड बॉटल्ड वाटर खास तौर पे। तो इसलिए दे प्रोबेबली फील कंफर्टेबल कि अगर आप अपने घर में रोजमर्रा नेस्ले की बोतलें या एक्वाफिना या कोई भी बॉटल्ड वाटर की बोतलें मंगवा के अपने पीने का पानी का इंतजाम करते हैं, तो उसमें अगर आपको अब से कोई 150-200 रुपए महीने के ज्यादा देने पड़ेंगे तो आपके लिए कोई इतना कमर तोड़ किस्म का बोझ नहीं होगा। इस किस्म की असम्पशन वो अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी जो लग्जरी आइटम इन्होंने क्लासिफाई की हुई है वो मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स के ऊपर काफी स्टीप टैक्सेस चढ़े हैं, और सबसे बड़ा जो जीएसटी का बर्डन आया है वो उन डिवाइसेस पे जिनकी कीमत $500 से ऊपर है। तो आई थिंक अब यहाँ पे भी उनकी थिंकिंग यही है स्टेट की कि अगर आप $500 से ऊपर की कोई डिवाइस खरीद सकते हैं, मोबाइल फोन की डिवाइस अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस पर फिर आप 25% जीएसटी भी पे कर सकते हैं। और अगर आपको वो बहुत ज्यादा लग रहा है तो फिर आप काइंडली उसे थोड़ा सस्ती डिवाइस खरीद लेकिन जो लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए के मोबाइल फोन्स लेके फिर रहे होते हैं, उनके ऊपर अगर आप 25% जीएसटी लगा दें, तो आप इमेजिन करेंगे जिसका फोन अगर 2.5 लाख का है और अब वही फोन 3 लाख का उसको लेना पड़ेगा, वो दे देगा, उसको इतना मसला नहीं है। मसला उन लोगों को है जो 5 से 10 हजार रुपए के मोबाइल फोन्स अफोर्ड कर सकते हैं, और वो फोन अब 7 से 12 हजार रुपए के हो जाएंगे। उनके लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। और मोबाइल फोन क्या लग्जरी है या नहीं आजकल के दौर में, इसके राउंड बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि काफी कामों के लिए तो एक एसेंशियल आइटम बन चुका है मोबाइल फोन, एंड इसको एज अ लग्जरी क्लासिफाई करना इज नो लॉन्गर पॉसिबल।